हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। ठीक है ना, फोकस सही आ रहा ना? ठीक, चलिए। तो आज हम लोग को करना है दिग्दर्शिका, मगर उसके पहले एक सवाल हमारा बाकी रह गया है जो कल मैंने आपको बताया था। विस्थापन धारा क्या है? लिखिए, हेडिंग डालिए, विस्थापन धारा। ओके, इंग्लिश में इसे डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो अब हमें पढ़ना है कि विस्थापन धारा क्या है। विस्थापन धारा क्या है? देखिए बच्चों, विस्थापन धारा का जो कंसेप्ट आता है वो कैपेसिटर से आता है। आप ये जानते हैं कि कैपेसिटर शुरुआती रूप में अनचार्ज रहता है, मतलब इसका जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है? जीरो। धीरे धीरे ये चार्ज होता है कि नहीं होता है? तो इसका जो वोल्टेज होता है जीरो से बढ़ करके वोल्टेज V इक्वल टू V हो जाता है कि नहीं हो जाता? मतलब एक कुछ ना कुछ वोल्टेज तक ये चार्ज हो जाता है। उसको V0 भी बोल सकते हो आप। V0 मतलब अधिकतम वोल्टेज, V0 मतलब अधिकतम वोल्टेज। जिस समय V इक्वल टू जीरो था शुरुआत में, तो E बराबर भी कितना था? जीरो। यस और नो? और फिर बढ़ने के साथ साथ भैया E भी बढ़ जाता है। E इक्वल टू कितना हो गया? E0, है ना? E इक्वल टू क्या हो गया? E0। देखा गया है कि जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो इस वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आता है प्लस Q, और इस प्लेट पे कितना आता है? दोनों बराबर आते हैं। एक पे प्लस Q, एक पे कितना? भाई बाहर वाली तो कनेक्शन जो है कंडक्शन करंट समझ में आती है कि बाहर वाली धारा ये है, हाँ या ना? परंतु सवाल ये उठता है कि जब धारा पूरे सर्किट में फ्लो हो रही है और ये पाथ बीच में ब्रेक हो रहा है, पाथ बीच में क्या हो रहा है? क्योंकि यहाँ कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में क्या भरी हुई है? हवा। क्या भरी हुई है? हवा। तो यहाँ पर कोई ना कोई करंट होनी चाहिए। तो उस करंट के बारे में हम पढ़ते हैं। उस धारा को बोलते हैं अपन विस्थापन धारा। क्या बोलते हैं अपन? विस्थापन धारा। समझ गया ना? तो अब हमें देखना है कि वो विस्थापन धारा कितनी होती है। बोलो, समझ में आ गया? विस्थापन धारा का इंट्रोडक्शन मैंने क्या दिया? भाई पूरा सर्किट में धारा यहाँ से निकल रही है और यहाँ पर आ रही है। भाई चार्ज कभी एक सिरे से तो होगा नहीं। चार्ज होने के लिए भी प्लस और माइनस दोनों क्या है? जरूरी है। और जब तक चार्ज हुआ होगा तब तक धारा तो कंटिन्यूस बही होगी ना भैया। जब फुल चार्ज हो जाएगा तो सर्किट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, सर्किट खुल जाएगा। मगर जब तक फुल चार्ज नहीं हुआ है, तब तक तो सर्किट में करंट गई है कि नहीं गई है ना? तब तक ये सर्किट में करंट गई है और ये चार्ज हुआ है। तो अपने पास में अपन को इसके अंदर की जो धारा निकालनी है वो कहलाती है विस्थापन धारा। आइए लिखते हैं विस्थापन धारा के बारे में। तो लिखिए, विस्थापन धारा। विस्थापन धारा वह धारा है, विस्थापन धारा वह धारा है, विस्थापन धारा वह धारा है जो किसी चालक में विद्युत क्षेत्र अथवा विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। जो विद्युत क्षेत्र अथवा विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ओके, जब मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि किसी के सतह के लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। याद आया? हाँ। और यही चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैंने बोला था कि किसी सतह के लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। और वहाँ पे ये क्या था बेटा? विद्युत फ्लक्स था कि नहीं था? क्योंकि वहाँ पे विद्युत बल रेखाएं थी और यहाँ पे कौन सी बल रेखाएं हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है ना? तो ये बेटा है विद्युत फ्लक्स। क्या है ये? विद्युत फ्लक्स। याद आ गया? तो भैया विद्युत फ्लक्स जब शुरुआत में अनचार्ज था, शुरुआत में ये कैपेसिटर कैसा था? तो विद्युत क्षेत्र भी कितना था? जीरो। मतलब एक भी बल रेखाएं नहीं थी। समझना अच्छे से। अब जैसे ही इसको चार्ज किया तो इस पर आया +1 कूलाम और इस पर आया कितने कूलाम? -1। तो कुछ विद्युत बल रेखाएं बनी होगी कि नहीं बनी होगी? अब ये चार्ज बढ़ता गया। मान लो इस पे आ गया +10 कूलाम और इस पे आ गया कितना? -10 कूलाम। तो बताओ विद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ गई कि घट गई? बढ़ गई। विद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ गई, हाँ या ना? और विद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ने या घटने से विद्युत क्षेत्र में क्या हो गया? परिवर्तन। विद्युत क्षेत्र में क्या हो गया? परिवर्तन। क्योंकि पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अगर विद्युत बल रेखाएं यानी कि विद्युत फ्लक्स अगर प्रति एकांक एरिया से ज़्यादा है तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ज़्यादा होगा।
याद आया? याद आया है ना भाई? क्या पढ़ाया था? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। याद है कुछ? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। अगर बड़े रूप में बात की जाए ए क्षेत्रफल के लिए, लंबवत के लिए, तो फाई इज इक्वल टू कितना? ई इंटू ए। ई इंटू ए, कुछ याद है? फाई इक्वल टू ई इंटू ए, तो ई बराबर कितना हुआ? फाई अपॉन ए। प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो फ्लक्स होता है उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल में अगर फ्लक्स ज़्यादा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, और प्रति एकांक क्षेत्र में अगर फ्लक्स कम है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। बोलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया अच्छे तरीके से ना? तो भैया ये तो मैंने बता दिया आपको। हाँ, ये संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए cos 0 बराबर 1 हो गया। वही ये जो पुराना रिवीजन करा रहा हूँ, जो मैंने विद्युत क्षेत्र में पढ़ाया था कि अगर पूरी ये कोई ए शीट है और इससे विद्युत क्षेत्र निकल रहा है तो भैया ए की दिशा भी यही है, हाँ या ना, और ई की दिशा भी यही है, तो क्षेत्र के साथ बनाया गया कोण कितने डिग्री होगा? समतल का 0 डिग्री, हाँ या ना। अभिलंब का, क्योंकि क्षेत्रफल किसके साथ लेते हैं? अभिलंब के साथ। हाँ बिल्कुल सही, क्षेत्र भी ऊपर है और अभिलंब भी ऊपर है, तो क्षेत्र अभिलंब की दिशा के साथ बनाया गया विद्युत क्षेत्र का कोण 0। तो भैया बन जाएगा अपने पास फाई बराबर ई इंटू ए कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना? 1। तो ई बराबर कितना होगा? फाई अपॉन ए। मतलब ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि जितना आवेश बदलेगा उतना फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ने से विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, और विद्युत क्षेत्र बदलेगा, विद्युत क्षेत्र बदलेगा। समझ में आया? तो विद्युत क्षेत्र बदलने की वजह से या फ्लक्स बदलने की वजह से जो धारा किसी चालक के अंदर उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं क्या? विस्थापन धारा। क्या बोलते हैं उसको? तो मैंने पहली लाइन क्या लिखाई आपको? विस्थापन धारा वह धारा है जो किसी चालक में विद्युत क्षेत्र अथवा विद्युत क्षेत्र अर्थात विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। लिखो, मैक्सवेल के अनुसार मैक्सवेल के अनुसार मैक्सवेल के अनुसार मैक्सवेल के अनुसार विस्थापन धारा आईडी का मान विस्थापन धारा को बोलते हैं आईडी, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, इंग्लिश में डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। हाँ बेटा, कैपिटल आई स्मॉल डी कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई इलेक्ट्रिक अपॉन डी टी, डी फाई इलेक्ट्रिक अपॉन डी टी। ठीक है? कैसे आया? मन में सवाल उठा के कैसे आया? आइए देखते हैं। बेटा गॉस का नियम आप सब लोग जानते हैं, टोटल चार्ज क्यू ना फाई इक्वल टू क्यू अपॉन कितना? एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना। ये टोटल आवेश है। अब कैपेसिटर की प्लेटों के ऊपर भी तो कुछ आवेश है इसके ऊपर, बोलो हाँ या ना। तो भैया क्यू इक्वल टू कितना हो गया? फाई इंटू कितना? एप्सिलॉन नॉट, बोलो हाँ। अब आप लोग जानते हो आई बराबर होता है कितना? डी क्यू बाई डी टी। तो डी बाई डी टी और ब्रैकेट में फाई की जगह कितना आ गया? फाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो हाँ। क्यू की जगह कितना आ गया? क्यू की जगह फाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है कि नहीं होता? वो तो माध्यम का सिंबल है, हाँ या ना। हवा की परमिटिविटी के लिए एप्सिलॉन नॉट लगेगा, और अपन यहाँ पे कितना आएगा? डी फाई बाई डी टी। ये क्या बन गई? विस्थापन धारा। क्या बन गई ये? विस्थापन धारा। नोट करिए। ठीक है? आपने यहां पे सवाल किया कि सर आपने डी क्यू अपॉन डी टी क्यों लिया? ये बताइए कि समय के साथ आवेश बढ़ेगा कि कांस्टेंट रहेगा कि बदलेगा? बढ़ेगा ना, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया ना? तो भैया I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की, जब आपने कहा कांस्टेंट हो जाएगा मतलब आवेश प्रवाहित रुक गया, हाँ या ना। आवेश प्रवाहित रुक गया, क्लियर हुआ? तो इसलिए जब ये कांस्टेंट हो जाता तो कैपेसिटर की चार्जिंग क्या हो जाती है? रुक जाती है, क्योंकि कैपेसिटर अपने अधिकतम मान तक चार्ज हो जाता है, हाँ या ना। क्लियर हुआ? आपके प्रश्न में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। क्लियर हो गया? मतलब आवेश कांस्टेंट हो जाएगा भैया तो डी क्यू बाई डी टी, परंतु शुरुआत में 0 से लेके कुछ अमाउंट तक तो वो पहुंचेगा ना, तो तभी तक तो चार्जिंग होगी।
हाँ या ना, और तभी तक विस्थापन धारा बढ़ेगी। क्लियर हो गया? आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर डीक्यू, हाँ जी हाँ, नहीं अब आप एम्पियर बोल रहे हैं, चार्जिंग अगर वोल्टेज में होती भाई साहब, धारा 0 से 5 की हो सकती है, मगर चार्जिंग किसकी होती है? वोल्टेज की। अब वो वोल्टेज कितना होगा वो उसके फॉर्मूले से निकलेगा। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ हाँ, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ भाई, धारा बदलेगी ना, क्यों नहीं बदलेगी? धारा का मान बदलेगा। देखिए धारा जिस समय कैपेसिटर जो है, अगर आप धारा के ग्राफ की बात करें तो धारा का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए, ये समय है और ये धारा है। बोलो हाँ, ये क्या है? धारा। आई टी क्या है ये बेटा? आई टी, क्योंकि बदलाव है समय के साथ इसलिए मैं बोल रहा हूँ आई टी। क्लियर है? अब देखिए, अब इसको किसी दिन, ये अपना जेई का टॉपिक है, अपने बोर्ड्स में ये नहीं है, इसलिए इसको किसी दिन अलग दिन पढ़ाऊंगा मैं अलग से, है ना। चार्जिंग डिस्चार्जिंग का समीकरण, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का समीकरण। तो आवेश भी बदलता है, धारा भी बदलती है और वोल्टेज भी बदलता है। अब ये बात बताओ भाई, जैसे तुमने कैपेसिटर को चार्ज होने में लगाया तो धारा 0 से बढ़ेगी कि अधिक से कम होगी? सोचो। गलत। कोई शादी का महोत्सव था, खाना खाने के लिए खुला गेट, शुरुआत में लोग एकदम टूट के पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? धीरे धीरे फिर क्या आएगा? सैचुरेशन आ जाएगा। हाँ या ना भैया? पहले कैपेसिटर खाली डब्बा था। क्या था? खाली डब्बा, कोई आवेश नहीं था इसके ऊपर। हाँ या ना? तो पहले टूट पड़ेंगे आवेश जाने के लिए, मगर जैसे ही 2-4 आ गए, अब 2-4 जो आवेश इसके ऊपर प्लस आ चुका है, वो अब आने वाले का क्या करेगा? विरोध करेगा कि बुलाएगा? विरोध करेगा, मतलब उसको आसानी से डेवलप नहीं आने देगा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि भैया उसके अंदर पहले पोटेंशियल 0 था, बट अब तो कुछ पोटेंशियल आ गया ना, तो मतलब धारा का मान शुरुआत में रहेगा 0 और घटते घटते क्या हो जाएगा? 0। वही जो आप बात कर रहे थे कि सर जब चार्जिंग हो गई तो धारा का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हाँ, आई 0 से 0, अधिकतम मान से 0 नहीं। अच्छा वो इम्पल्स, अब आप ना बिल्कुल बोले सर ये देखिए ये वाला 0 सेकेंड पे, तो झटाक से इसको बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं? एकदम इम्पल्स। अब आप कहोगे सर वो तो शुरुआत में तो धारा 0 ही थी एकदम। हाँ थी, शुरुआत में धारा क्या थी? 0 थी शुरुआत में एकदम। अगर t = 0 पे देखा जाए तो कनेक्शन करे बस हो, टच हुआ और धारा एकदम कहाँ पहुंच गई? अधिकतम। नहीं, बिल्कुल नहीं, सीधे अधिकतम से कम, सीधे अधिकतम से कम, सीधे अधिकतम से कम। अब आप वो उस माइक्रो सेकेंड या माइक्रो सेकेंड की बात कर रहे हो तो हम उसके पीछे नहीं लगेंगे कि सर शुरुआत में तो हाँ, किस चीज के बारे में? हाँ क्या बोल रहे हो? ये चार्जिंग का ही ग्राफ है, ये चार्जिंग का ही ग्राफ है। धारा अधिकतम थी शुरुआत में क्योंकि चार्ज 0 था, तो चार्ज जाना शुरू हुए तो धारा क्या थी? अधिकतम। अधिकतम के बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई कि नहीं हुई? फिर ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट जैसे हो गया तो धारा का मान क्या हो गया? 0। धारा का मान क्या हो गया? 0। देखो धारा की वैल्यू कम हो रही है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हाँ या ना? तो ये हो गया किसका ग्राफ? करंट का। किसका ग्राफ? करंट का। हाँ या ना? अब वोल्टेज का ग्राफ देखते हैं। शुरुआत में वोल्टेज डिस्चार्ज रहता है। बोलो हाँ। तो शुरुआत में वोल्टेज कितना रहता है? 0, मगर धीरे धीरे बढ़ते 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 वोल्टेज आ जाता है। बोलो हाँ। फिर अधिकतम वोल्टेज एक समय पर पहुंच जाता है। बोलो यस और नो? वोल्टेज क्या हो जाता है? अधिकतम। फिर समय बढ़ाए भी जाओ, चार्जिंग का कोई मतलब नहीं है, आपका वोल्टेज उतना ही बना रहेगा, वोल्टेज बढ़ेगा नहीं। आ गया समझ में ना? क्लियर हो गया? तो ये क्या है? ये भी चार्जिंग है और ये भी क्या है? चार्जिंग। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल चलता रहेगा। अगर आदर्श कैपेसिटर है तो कभी डिस्चार्ज नहीं होगा। आदर्श कैपेसिटर है कभी भी डिस्चार्ज नहीं होगा। जिस पे हाँ बस वही
तो नहीं आप बोलोगे कल सर हम लगाए थे और कल वो डिस्चार्ज हो गया, आज चटका रहे हैं तो नहीं चटक रहा है, क्योंकि आदर्श नहीं है। चलिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का हनन हो जाएगा, है ना, इसलिए। चलिए आइए देखते हैं। तो भैया मैं पढ़ा रहा था आपको डिस्प्लेसमेंट करंट। सो आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? चलो भैया, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, फाई का नाम ई लगा लेना क्योंकि यहाँ पे विद्युत फ्लक्स है। लिखो यहाँ पे फाई ई विद्युत फ्लक्स है, यहाँ पर फाई ई विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, देखो मैक्सवेल के नियम के अनुसार, मैक्सवेल के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के दो स्रोत होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के दो स्रोत होते हैं। मैक्सवेल के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के दो स्रोत होते हैं। यहां भी आपको दिखाई दे रहे हैं दो स्रोत। देखिए एक कैपेसिटर है, बोलो हाँ या ना। ये कैपेसिटर के बाहर जो करंट जा रही है, बोलो वो तो है, हाँ या ना। और बाहर जाने हुई वाली धारा कंडक्शन करंट, कौन सी करंट? कंडक्शन करंट। भाई साहब ध्यान देंगे इधर, कंडक्शन करंट जो होती चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती कि नहीं करती है? और इसके अंदर भी करंट अपन ने खोज निकाली, बोलो हाँ या ना। भाई कंडक्शन करंट है, चालन करंट है बाहर तार में, तो वो फ्लक्स उत्पन्न करेगी कि नहीं करेगी? और फ्लक्स मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी कि नहीं करेगी? और अंदर भी अपन ने धारा ढूंढ ली कि नहीं धारा ढूंढी? कौन सी धारा? हाँ, हम किसकी बात करें हैं? हम किसकी बात करें हैं? हाँ, अच्छा एक बात बताओ, अचानक से अधिकतम जो होगी, अचानक से अधिकतम होगी, उसके बाद धारा कम हो रही कि नहीं हो रही है? धारा कम हो रही कि नहीं हो रही है? ये मान लो 10 एम्पियर थी, बोलो हाँ। 10 एम्पियर से कम होकर के 0 एम्पियर पे पहुंची कि नहीं पहुंची? तो 10 एम्पियर वाली जब है, 10 की बात करो, उस झटके की बात मत करो ना, वो अपन इंजीनियरिंग में बात करेंगे उसकी। समझ में आया ना? एक बार बोल दिया, उसकी बात बाहर करना भाई, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रह्मांड है वो, उस पर अपन इतना जल्दी नहीं जा सकते हैं। 4 साल 5 साल की पढ़ाई मैं यहाँ पर कैसे करा दूँ आपको, ठीक है ना? तो भैया 10 एम्पियर पे चलो चली गई करंट। अब इसके बाद की बात करो, 10 से लेके कम हो रही कि नहीं हो रही है? तो 10 से लेके जब करंट कम होगी तो फ्लक्स का मान भी कमेगा कि नहीं बनेगा? और यहाँ भी कम होगी कि नहीं होगी? होगी, हाँ या ना? तो भैया यहाँ पे भी परिवर्तन आएगा और बाहर भी परिवर्तन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? फ्लक्स मतलब चुंबकीय क्षेत्र, बोलो हाँ। यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं है? तो जो मैक्सवेल थे, मैक्सवेल ने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र 2 वजहों से उत्पन्न होता है। एक बाहर वाला, इसको नाम मैंने दिया क्या? कंडक्शन धारा। कौन सी धारा? चालक धारा, बोलो हाँ। और एक अंदर वाला, एक कौन सा वाला? अंदर वाला, विस्थापन करंट, हाँ या ना? तो लिखो, मैक्सवेल के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के 2 स्रोत होते हैं। पहला संयोजी तार में प्रवाहित आवेश के कारण, संयोजी तार में प्रवाहित आवेश के कारण परिचालन धारा, संयोजी तार में प्रवाहित आवेश के कारण परिचालन धारा IC, परिचालन धारा IC ठीक है। सेकेंड पॉइंट, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न विस्थापन धारा ID, उत्पन्न विस्थापन धारा ID, ठीक है, उत्पन्न विस्थापन धारा ID। तो भैया 2 धाराएं उत्पन्न हुई हैं और दोनों धाराएं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगी, हाँ या ना? अब याद करिए, मैंने आपको एम्पियर का परपथीय नियम क्या लिखाया था? मैंने एम्पियर का परपथीय नियम लिखाया था कि B.dl बराबर म्यू नॉट इंटू कितना? I। तो यदि मैं पूरे कैपेसिटर के सर्किट की बात करूं, इसके अंदर पूरा सर्किट बैठा हुआ है, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र जन्म देने के लिए 2 लोग रिस्पॉन्सिबल, 2 करंट रिस्पॉन्सिबल है। एक कौन सी बोलो? I
सी, और दूसरी कौन सी, आई डी। आया समझ में? विस्थापन धारा होती है अंदर की, नहीं होती कैपेसिटर के? हाँ, देखिए विस्थापन धारा एक कंसेप्ट माना गया है, एक कंसेप्ट बनाया गया है कंटिन्यूटी के लिए। किसके लिए? कंटिन्यूटी के लिए। किसके लिए? कंटिन्यूटी के लिए। एक ऐसा कंसेप्ट माना गया कि भैया यहाँ हवा बह रही है, इधर भी हवा बह रही है, मगर बीच में गायब है। बीच में क्या है? गायब है। और आपको लग रहा है कि भैया बीच में कनेक्शन होना चाहिए, तो वो कनेक्शन जिस रूप में आप देखना चाह रहे हैं उस रूप में नहीं है, मगर फ्लक्स के परिवर्तन के रूप में तो है। भाई नहीं चलेगी यार, आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन दौड़ जाए, नहीं दौड़ेंगे इलेक्ट्रॉन यार। हाँ हाँ होगा। आप इतना सारा क्षेत्र नहीं लगा रहे हो कि आप आयनाइजेशन कंप्लीट करा दो, आप इतना क्षेत्रफल नहीं लगा रहे हो। और बीच में मैंने माध्यम में निर्वात भरा है, ये भी ध्यान दें। एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? एप्सिलॉन नॉट का। अब देखिए आपकी समस्या क्या है। भैया आपने कहा विस्थापन धारा समझ में आ गई, आ गई ना? नहीं आई। ये बताओ, तुम मानने को स्वीकार नहीं हो कि विस्थापन धारा होती है बीच में इसके? मतलब तुम क्या चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन ही बहे तभी हम धारा मानेंगे? भाई आपको मैंने बताया कि ये बताइए कि इसके अंदर फ्लक्स का परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब आप जानते हैं कि फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इक्वल टू कितना हो गया? फाई इंटू, तो भैया डी क्यू बाई डी टी क्या हो रहा है? समय के साथ फ्लक्स बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? समय के साथ फ्लक्स बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? समय के साथ फ्लक्स बदल रहा मतलब समय के साथ विद्युत क्षेत्र बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? और विद्युत क्षेत्र का बदलना ही किसको जन्म देगा? धारा को। किसको जन्म देगा? धारा को। भैया अब देखो यार, ऐसा है जीवन में दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होती है मूर्त, एक होती है अमूर्त। समझ गए ना? एक को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट, एक को बोलते हैं कंक्रीट। कंक्रीट मतलब जो हमारे समझ में आता है, दिखता है, मगर जीवन में अमूर्त भी तो चीजें हैं भाई साहब। बोलो भाई साहब, जीवन में बहुत सारी चीजें क्या है? अमूर्त हैं। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट को आपको अमूर्त रूप में स्वीकार करना पड़ेगा कि विस्थापन धारा होती है। अब इसके पक्ष में मैंने प्रमाण दे दिए कि भैया ये देख लीजिए यहाँ से विस्थापन धारा बन रही है। अब आप कहो कि आपको बिल्कुल चालक के जैसे दिख जाए कि इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं, हाँ या ना? प्रैक्टिकली एग्जाम्पल यही है कि बेटा अगर आप यहाँ पर बल्ब लगाएंगे तो बल्ब जब तक चार्जिंग हो रही है तब तक बल्ब क्या होगा? जलेगा, हाँ या ना? तब तक बल्ब क्या होगा? जलेगा। और अगर ये कंडक्शन नहीं होता अंदर के लिए, अंदर अगर कुछ नहीं होता तो ये हवा है मतलब रुक जाता। कैपेसिटर के अंदर केवल विद्युत क्षेत्र बदलेगा। कैपेसिटर के अंदर केवल विद्युत क्षेत्र क्या होगा? बदलेगा। तो अगर आप यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल छोड़ देंगे तो शुरुआत में ये धीमे भगेगा, फिर तेजी से भगेगा, जुई ऐसे भग देगा। अब आया समझ में? कैपेसिटर के अंदर कोई पार्टिकल आप छोड़ देंगे, आवेशित चार्ज पार्टिकल, तो शुरुआत में धीरे चलेगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र शुरू में क्या था? कम था। फिर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? बढ़ेगा, तो तेजी से चलेगा। अब बताओ, अब कहो ये भी स्वीकार नहीं है। बस भाई साहब, तो इससे ज़्यादा पीएचडी नहीं हो सकती ना। अब बताइए, जो चीज़ अमूर्त है तो उसको कैसे अपन प्रकट कर दें भाई? आपके अंदर यहाँ पे कोई कंडक्टिंग वायर नहीं है ना, उसका नाम ही है विस्थापन धारा। हाँ, क्यों जोड़ोगे? वो पूरा कंडक्टर नहीं बन जाएगा? हाँ, रॉड। हाँ हाँ हाँ, उसमें मिली सेकंड के लिए उसमें बैटरी नहीं है। और हाँ, टच नहीं है, कहीं टच नहीं है, कैसे जल जाएगा? एक बात बताओ, विभवांतर मिला कि नहीं मिला? मिला। कहाँ मिल गया?
जब बैटरी का एक टर्मिनल प्लस है, जब एक टर्मिनल प्लस है और आपने इसको बस जोड़ दिया है बल्ब से, हाँ या ना, और इससे एक रॉड कनेक्ट कर रखी है ना, इससे आपने क्या कनेक्ट कर रखी है, रॉड, यही ना। हाँ तो समझ गया। तो भैया बल्ब कैसे लगाओगे, पैरेलल में ना लगाओगे बल्ब, रॉड के ऊपर अच्छा यहाँ लगा रखा रास्ते में, यहाँ लगा रखा रास्ते में, हाँ हाँ। अब ये सिरा खाली छोड़ रखा, बोलो हाँ, कैसे जल जाएगा। हाँ, और माइनस माइनस का टच है ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन की चलने की इच्छा ही नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी भाई, जब तक इसको विभव में परिवर्तन नहीं दिखेगा, इसको विभव में परिवर्तन नहीं दिखेगा, तो कहाँ से उसको इलेक्ट्रॉन को मतलब है कि मैं चलूँ, विभव में उसको परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। मैं समझ गया। अरे नहीं है भाई, अगर ऐसा होता तो सिंगल इलेक्ट्रोड से सब कुछ हो जाता। मैं समझ गया उसकी बात। नहीं जलेगा, नहीं जल सकता भाई देखो, प्लस और माइनस, इलेक्ट्रॉन को माइनस दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉन को क्या दिखाई देता है, माइनस। समझ गया ना। हाँ, अब ये बात जरूर है कि भाई आप इसको ग्राउंड कनेक्शन कर दो, तो अगर बहुत हाई प्लस है तो वो अपना माइनस इसको समझ करके यहां पर जाए। लिखिए, अतः एम्पियर के परिपथीय नियम की अतः एम्पियर के परिपथीय नियम का संशोधित रूप B.dl इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID। एम्पियर के परिपथीय नियम का संशोधित रूप B.dl म्यू नॉट IC प्लस ID। कहीं आ गया समझ में कि नहीं आया। B.dl म्यू नॉट IC प्लस ID। अब इसका महत्व लिख लो। महत्व लिखिए, विस्थापन धारा के तत्व को उपयोग करके, अब इस देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी है इसके आगे। अब इसकी ज़्यादा एप्लीकेशन आपको अभी नहीं है, इसकी ज़्यादा एप्लीकेशन आपको इंजीनियरिंग में मिलेगी। इससे मैक्सवेल के 6 नियम बनते हैं। बस आपको इतना तक आपकी आके कहानी यहाँ पर ख़त्म, यहाँ पर आके आपकी कहानी ख़त्म 12th क्लास तक की। B.dl ऑफ हो गया क्या? B.dl इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID, यहाँ तक आकर के आपकी 12th क्लास तक की कहानी ख़त्म। इसके बाद मैक्सवेल के नियम बनते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नियम बनते हैं। वो इसी की मदद से, कौन कौन से 3 नियम जो मैंने आपको बताए। नंबर 1 गॉस का नियम, क्या बताया? गॉस का नियम है ना, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। याद आया? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। फिर इसके बाद दूसरा बताया था एम्पियर का सर्कुटल लॉ, क्या बताया था? हाँ, ये भी तो है, ये टोटल फ्लक्स है, इसी को अपन लिख देते हैं E डॉट ds इक्वल टू क्यू बाई, गॉस का नियम एक्चुअली ये है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और एम्पियर का परिपथीय नियम B.dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कितना I, और ये अब प्लस ये मिला करके चारों नियम को आगे लेकर के आगे वाली फिजिक्स जब आप लोग BSc और B.Tech में पढ़ेंगे वो बनेगी, है ना। और एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट आएगा विद्युत चुंबकीय थ्योरी, विद्युत चुंबकीय थ्योरी, उसमें पूरा चुंबकीय सिद्धांत पढ़ेंगे, एंटीना कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। लिखो महत्व, विस्थापन धारा के तथ्य को उपयोग करके, विस्थापन धारा के तथ्य को उपयोग करके, तथ्य वही विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट, विस्थापन धारा के तथ्य को उपयोग करके विद्युत व चुंबकत्व के नियमों के बीच में, विद्युत व चुंबकत्व के नियमों के बीच सममिति प्रदर्शित की जा सकती है। सममित प्रदर्शित की जा सकती है। पैराग्राफ चेंज। फैराडे के
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियमों से स्पष्ट है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियमों से स्पष्ट है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फैराडे के विद्युत चुम्बकीय नियमों से स्पष्ट है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियमों से स्पष्ट है कि विद्युत वाहक बल का मान प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो भैया प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय नियम ने क्या बताया? फ्लक्स परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती। देखना ध्यान से, E बराबर डी फाई बाई डी टी, ये कहाँ से? फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम से। मगर यही अगर मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र में विद्युत वाहक बल या विद्युत क्षेत्र में V, तो याद करो W इक्वल टू कितना होता था? V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। याद आया? V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। वोल्टेज बराबर W बाई कितना? Q। हाँ या ना? तो W इक्वल टू कितना? Q इंटू V। लिखो इस लाइन को। किंतु दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को विस्थापित करने के कार्य के तुल्य होता है। अतः यह स्पष्ट है कि किंतु दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को विस्थापित करने के लिए एकांक आवेश को विस्थापित करने में किए गए कार्य के तुल्य होता है। किए गए कार्य को तुल्य होता है। समझो कैसे तार जुड़ रहे हैं। कार्य करने के लिए विभवांतर क्या है? जरूरी। कार्य करने के लिए विभवांतर क्या है? और चुंबकीय क्षेत्र से वो विभवांतर और या वो विद्युत वाहक बल कौन पैदा कर रहा है? फ्लक्स में परिवर्तन। समझ में आया? मतलब विद्युत क्षेत्र भी जरूरी है तो चुंबकीय क्षेत्र भी जरूरी है। अतः यह स्पष्ट है कि आवेश को विस्थापित करने के लिए एक विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र उपस्थित होना चाहिए। अतः फैराडे के नियमानुसार अब मैं तुमसे वो लाइनें पूछूंगा, मुकुल बताओ, तुमसे वो लाइन पूछूंगा जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है। मुकुल, करंट जाएगी कैपेसिटर के अंदर तो करंट एक जैसी रहेगी कि बदलेगी? जब चार्जिंग होगी तो करंट एक जैसी की बदलेगी? तो ओवरऑल बदली ना, बस करंट बदली तो फ्लक्स बदला। बदलता हुआ फ्लक्स मतलब बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र। बोलो हाँ या ना? बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र। बोलो हाँ या ना? बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, फ्लक्स में परिवर्तन यानी विद्युत वाहक बल। हाँ या ना? डी फाई बाई डी टी विद्युत वाहक बल। और जो विद्युत क्षेत्र अंदर बनेगा वो कांस्टेंट रहेगा
कि धीरे धीरे बढ़ेगा? धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बदलते हुए विद्युत क्षेत्र को जन्म देता है। यही लाइन थी, लास्ट लिखो। अतः फैराडे के नियमानुसार एक समय परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, अतः फैराडे के नियमानुसार, एक समय काट दो, सीधे लिखो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। अतः फैराडे के नियमानुसार परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा सममित से बेटा शूज बाहर खोल के आओ, तथा सममित से परिवर्ती विद्युत क्षेत्र सममित से परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती मतलब बदलने वाला, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। और याद करो भाई, इसके बारे में मैंने 2-3 बार बता चुका हूं कि बदलने वाला विद्युत क्षेत्र बदलने वाले चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है और चुंबकीय क्षेत्र बदलने वाले विद्युत क्षेत्र को जन्म देता है, या ना? हाँ भाई, चलिए और निकालिए, दिग्दर्शिका निकालिए। दिग्दर्शिका में सबसे पहले लघुत्तरीय प्रश्न देखिए, अति लघुत्तरीय। दिग्दर्शिका में सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न देखिए। एक फॉर्मूला बच्चों लिख लो, C बराबर होता है E/B। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, C = E/B। C = E/B। यहाँ पे E क्या है? विद्युत क्षेत्र का आयाम, और B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। मोर बेटर बेटा, C = E0/B0। C = E0/B0, ऐसा लिख लो। C बराबर E0/B0। E0 क्या है? विद्युत क्षेत्र का आयाम, और B0 क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। सबसे पहले आइए अति लघुत्तरीय प्रश्नों में। अति लघुत्तरीय प्रश्न बताइए, अति लघुत्तरीय प्रश्नों में कौन सा प्रश्न आपसे नहीं बना? अति लघुत्तरीय प्रश्नों में आपसे कौन सा प्रश्न नहीं बना, बताइए। और आराम से पढ़ते जाइए। विस्थापन धारा क्या है? पहला सवाल है। 8वां। हाँ भाई साहब, 1 मिलीमीटर से लेके 1000। मैंने जो लिखाया है आपको शीट में, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव, दूसरे नंबर की तरंगे। भाई जो रेडियो तरंग थी वो कहाँ से कहाँ तक आई थी? 1000 मीटर से लेकर के 1 मीटर से लेके 1000 मीटर। बोलो हाँ, 1 मीटर से लेके 1000 मीटर, यही था कि नहीं था? जरा देखो यार, 10 किलोमीटर बोल रहा है बच्चा। रुक जाइए, मैं बता देता हूँ ना बेटा, क्या चिंता कर रहे हो। हाँ, 10⁴ मीटर। 1 मीटर से लेकर के, रेडियो तरंगे भैया, वायरलेस तरंगे 1 मीटर से लेके 10⁴ मीटर। 1 मीटर से लेके 10⁴ मीटर, मतलब 1 मीटर से लेकर के 10 किलोमीटर। क्या होती हैं? 10 किलोमीटर। समझ गए? 1 मीटर से लेके 10 किलोमीटर ही रेडियो तरंगे हैं। इसके नीचे होती हैं भैया माइक्रो तरंगे, हर्ट्जियन, उन्हीं को बोलते हैं। 1 मीटर से लेकर 10⁻³ मीटर, मतलब 10⁻³ मीटर से लेकर के कितना? 1 मीटर। हाँ या ना? 1 mm से लेकर के 1 मीटर। क्या समस्या आ रही है इसमें? क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन है? क्या? 8वां क्वेश्चन। उस विद्युत चुंबकीय तरंग का विकिरण लिखिए जिसके वेग 10⁻²। भैया मेरे ये बताओ। हाँ, 8वां क्वेश्चन, 8वां ही ना। उस विद्युत चुंबकीय तरंग का लिखिए जिसका तरंग दैर्घ्य 10⁻² मीटर के परास में होगा, यही ना? 8वां ही तो बोल रहा हूं ना।
भाई 8वां प्रश्न है ना, तो वही तो पढ़ रहा हूं मैं। अति लघुत्तरीय चल रहा, तुम लघुत्तरी में क्यों पहुंच गए यार? अभी अति लघुत्तरीय चल रहा है, अभी तो अति लघुत्तरीय चल रहा है भाई। 10 की पावर -2 के परास में। अब भैया 10 की पावर -2 के परास में 10 की पावर -2, तो भाई जब 10 की पावर -3 से लेके 1 मीटर जाओगे तो बीच में 10 की पावर -2 पड़ेगा ना, तो भैया ये माइक्रोवेव ही तो होगी। अब आगे चलते हैं भाई, जब तक आ जाएंगे तब बात करेंगे। दिन में भी देख सकते हो। हाँ हाँ भाई, नाइट में जो स्थित वस्तुएं हैं, जो भी वस्तुएं हैं जो हीट दे रही हैं, हीट हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं सबके सब हीट देते हैं। हाँ, अगर कुछ भी हीट होगी, सुनो ना, कुछ भी अगर मान लो वस्तु के अंदर भी थोड़ी बहुत हीट है, वस्तु के अंदर, भाई ये तो मैं नहीं कहूंगा कि इसके अंदर बिल्कुल हीट नहीं है। हीट नहीं है मतलब जीरो, जीरो हीट मतलब 0 केल्विन। हाँ या ना? मतलब बर्फ की कुर्सी, कितनी कुर्सी? बर्फ की कुर्सी। समझ में आ गया? अगर उसने वस्तुएं लिख दी हैं तो वस्तुएं का मतलब हीटिंग ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप ठंडा ऑब्जेक्ट देख लोगे। हीटिंग ऑब्जेक्ट जितनी भी गर्मी देख रहा है उसके हिसाब से उसका इंप्रेशन बनेगा मेरे भाई, उसके हिसाब से उसका इंप्रेशन बनेगा। एक शेर पानी में डूबा हुआ है और उसका बाहर चेहरा निकला हुआ है, सुन रहे हो मेरी बात? उसका बाहर सिर निकला हुआ है। नाइट विजन कैमरा इंफ्रारेड से देखोगे तो उसका सिर तो दिखाई देगा, लपलपाता हुआ गरम गरम एकदम, समझ में आया? मगर अंदर का बॉडी पार्ट दिखाई नहीं देगा। अरे भैया, नाइट विजन कैमरा कोई ऐसा कैमरा नहीं होता है कि तुमको बिल्कुल वो बिल्कुल फोटो बना करके तुम्हारी दे दे एकदम। केवल वो थर्मल इंप्रेशंस बनाता है यार। क्या बनाता है वो? थर्मल इंप्रेशन। चलो हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए पूरे। लघुत्तरी पे आ जाओ। लघुत्तरी में कौन सा क्वेश्चन? 8वां, संचार प्रणाली में सूक्ष्म तरंगों के क्या लाभ हैं? हाँ भैया, उसको सही कर लो बेटा, उसको 1 मिलीमीटर कर लो 100 मिलीमीटर से उसको काट के। अब भैया परास सूक्ष्म तरंगों में ये भी समझ लो, 1 मिलीमीटर है, कितना लिखा है? 1 मीटर से लेकर के 100 मिलीमीटर। भाई रुक जाओ 1 मिनट। 1 mm से लेके 100 mm। 1 mm मतलब 10 की पावर -3 मीटर, बोलो हाँ। और 100 mm का मतलब 100 गुणे 10 की पावर -3, बोलो हाँ या ना? मतलब कितना भाई साहब? 10 की पावर -2, हाँ या ना? मतलब 10 की पावर -3 से लेके 10 की पावर -2, इसके आगे आएगा 10 की पावर -1 और इसके आएगा 10 की पावर कितना? 0, 100। तो भैया कितना बच गया? 10 की पावर -1, बोलो हाँ। अब सुनना, जो कन्फ्यूज़न आपको हुआ मैं बताता हूँ।